Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about experiment related to atomic structure. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। उसने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या ली, गोल्ड फॉइल की एक थिन शीट ली, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल। थिन क्यों ली, इसकी क्या रीज़न थी? गोल्ड फॉयल की रीज़न ये थी कि जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल लेना था, जो बम्बार्ड करवाना था, ये थिन इसलिए ली, इसकी थिकनेस बहुत कम थी। क्या थिकनेस बताई जाती है? 0.00004। इतनी कम थिकनेस थी ताकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इस गोल्ड की जो शीट है उससे पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, ये है आपके पास एक गोल्ड की थिन शीट। इस पे क्या बम्बार्ड करवाया गया? अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गया। अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है किसे कहते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से हम लेते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से मिलता है हमें? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहाँ से मिलता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बने होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते, ज़्यादा बहुत रेयर एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फ़ौरन किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, आइसोटॉप्स। आपको पता है आइसोटॉप्स क्या होता है? जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। अनस्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये साथ साथ क्या रिलीज़ करते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज़ करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, इनकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं? यूरेनियम, ठीक है, रेडियम, पोलोनियम, ये इसकी एग्जांपल होगी। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? ये एटम है गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड फॉयल का, और यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। वो अल्फ़ा पार्टिकल्स किसका लिया गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आया, जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं। तो इस अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, देखा गया ये कि अल्फ़ा पार्टिकल को जब गोल्ड एटम पे बम्बार्ड करवाया गया तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर गए, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गए। इसकी रीज़न अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे एक आपको दी गई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, ये ब्राइट करती है कि जो चीज़ आई उसने क्या रिजल्ट दिया। ठीक है, इसका काम है ये कि ब्राइट करती है। कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने ये कहा कि एक एटम है, ये एक एटम है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको उसने क्या कहा? इस पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसको सेंटर वाले को क्या कहा? न्यूक्लियस। सेकंड कंक्लूजन उसने क्या निकाला? मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन। ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो कैसे गुजर गए? बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों? और कुछ जो थे अंडरफ्लेक्ट हो गए। इसकी रीज़न क्या है? आपको पता है कि जो एटम है, ठीक है, सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे ही एटम का मास डिपेंड करता है। किस पे मास डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे।
मास डिपेंड करता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो इसने भी क्या बताया, मोस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। यस, ज़्यादातर एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट गुजर गए। क्यों गुजरे? क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है, मास इस पर डिपेंड करता है और ये बहुत छोटा होता है, और ज़्यादातर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। थर्ड कंक्लूजन इसने क्या निकाला, इसने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स द सेंटर ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जो एटम के सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। कैसे हमें पता चला? आपने देखा एटम के अंदर गोल्ड का जो एटम था उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ जो थे बाउंस बैक हो गए, क्यों? आपको पता है पॉजिटिव आपस में क्या करता है, रिपेल, और जो नेगेटिव होता है वो क्या करता है, वो भी रिपेल करता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। आपको नहीं भी पता कि के न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, आपको बस इतना पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव हैं, सेंटर में गए और वापस बाउंस बैक हो गए। क्यों बाउंस बैक हो गए? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव का साइन होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से वो बाउंस बैक होगी, उसने रिपेल कर दिया। फोर्थ कंक्लूजन इसने क्या निकाला, इसने कहा द मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो मास है एटम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस पे। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के बाहर होंगे। फिफ्थ कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या निकाला, इसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, के जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या गर्दिश कर रहे हैं, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा है उसने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसको क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स का नाम दिया। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको इसने नेम दिया ऑर्बिट्स का। रदरफोर्ड थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में के बाद इसने क्या पोस्टुलेट दिए। नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। इसने कहा कि एक एटम है, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर आपको पता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर ज़ीरो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं। और द एंटायर मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो पूरे का पूरा एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बताया इसने, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। इसने क्या कहा, जो न्यूक्लियस के अलावा जो बहुत ज़्यादा जो बड़ी न्यूक्लियस के मुकाबले में जो बड़ी स्पेस है, एम्प्टी है, ठीक है, उसको इसने क्या किसका नाम दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। इसने बताया कि वहाँ पे जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये जो एम्प्टी स्पेस है, लार्ज एम्प्टी स्पेस, इसमें क्या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रोबेबिलिटी मीन चांसेस, कि आपको यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। थर्ड पोस्टुलेट इसने क्या बताया, these electrons are revolving around the nucleus in circular path with high speed। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड
सर्कुलर पाथ में, सर्कल में जो है ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। These circular paths are known as orbits और shell। इन सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं? या तो ऑर्बिट्स कहते हैं या फिर शेल कहते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट इसने क्या दिया? इसने कहा कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं, इसके ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव। ये इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है C6H12, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है। क्यों? ये होता है एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो एटम क्या है? एज अ होल न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन नो चार्ज। लास्ट पोस्टुलेट ने क्या दिया? इससे कहा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स ओरिजिनल एटम। ये पूरे ओरिजिनल एटम के मुकाबले में ये ज़्यादा चीज़ है ना, साइज़ की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। साइज ऑफ न्यूक्लियस छोटा है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल एटम या होल एटम। ये आपके पास नोट्स बन गए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सेव रहें चीज़ें। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो पोस्टुलेट बताए, उसमें उसने क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, क्या डिफेक्ट्स थे वो डिस्कस कर रहे हैं। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है। इसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या बताई एक चीज़ कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं, कंटिन्यूसली। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं तो इनको अल्टीमेटली न्यूक्लियस पर फॉल करना चाहिए, लेकिन ऐसा इसने नहीं बताया। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है? कंटिन्यूसली इमिट हो रही है। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है एनर्जी का तो इसको ज़रूर न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर देना चाहिए, इसकी एनर्जी तो लॉस हो गई ना। इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी, इमिट्स का मतलब होता है रिलीज करना। अगर तो जो इलेक्ट्रॉन हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, तो इसने बताया कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम मिल रहा है। लेकिन हम तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम हमें मिलता ही नहीं है, हमें तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रम का मतलब पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं? स्पेक्ट्रम, आपके पास है एक प्रिज्म, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट या एक रे ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये क्या है? प्रिज्म। एक बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट जो वाइट कलर की हो, ठीक है, इससे टकराएगी आके और डिफरेंट कलर में जो है स्प्लिट हो जाएगी। डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। ठीक है, वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम के जो है फिर दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, इमिट यानी कि एनर्जी को रिलीज करे। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर फर्दर इमिशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और सेकंड होती है लाइन स्पेक्ट्रम।
रदरफोर्ड ने कहा ये आएगा स्पेक्ट्रम, लेकिन हम तो एलिमेंट्स, एटम के जो एलिमेंट्स हैं उनसे लाइन स्पेक्ट्रम जो है ना हमें मिलता है। अब कंटिन्यूस में और लाइन में ये डिफरेंस है, ठीक है, कि जब जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको कह सकते हैं ना हम स्पेक्ट्रल लाइन, इनके अंदर गैप होता है आपस में, ठीक है, लेकिन इनकी स्पेक्ट्रल लाइन एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ये जो लाइंस होती हैं ये कलर्स में होती हैं, इसमें जो है कलर्स आपस में इंटरमिक्स हो गए होते हैं, इंटरमिक्स, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।